हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही एग्जाम बेसिस से तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आज का वीडियो जो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिन्होंने एमडीसी पेपर में क्या रखा है, जियोलॉजी रखा है। यहाँ देख सकते हैं जियोलॉजी, जिसका एमडीसी पेपर है यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसका में जियोलॉजी है, जेट जियोलॉजी वाला। जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी यहाँ पर इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं। आप लोग देखिए जिन जिन स्टूडेंट का भी क्या है, जियोलॉजी है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, पहले बार आप लोग कमेंट भी करते थे कि सर दोस्त ये जो एग्जाम होने वाला है एमडीसी का, ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव। पहले भी मैंने आपको बता चुका है, जो पेपर में दिया है उसके अकॉर्डिंग टू उन्होंने कहा था क्या, एसकेएमयू का बात है, जो पेपर में हिंदुस्तान कट में आपको दिखाए थे कि जो मेजर और माइनर का, दो मेजर और माइनर का है सब्जेक्टिव होने वाला है, और बाकी जितना भी पेपर है वो क्या है, इसमें होने वाला है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन इसके एमयू का कहना कुछ कठिन है, मतलब वो करेगा कुछ बोलेगा कुछ, तो उसके भरोसा नहीं कर सकते। मतलब अगर अभी बोल दिया है क्या ऑब्जेक्टिव होगा, और बाय चांस हो सकता है सब्जेक्टिव भी दे दे, क्योंकि इसका भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसलिए आज का इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, ताकि एग्जाम में जिस किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तो खास इंपोर्टेंट उनके लिए होने वाला है जिनका सब्जेक्ट एमडीसी में जियोलॉजी है। तो आज का यहाँ होगा, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूनिट 1 का फुल क्वेश्चन आंसर, वो भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है अगर क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव ही आता है तो आप सब्जेक्टिव आराम से लिख लेंगे, अगर हो सकता है आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से लिख सकते हैं। इसलिए इसी वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करने वाला है। बोला तो है कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन उसका कहना कठिन है दोस्तों, अगर बोल देता है करता कुछ और है। इसीलिए आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों कवर है इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। तो आज का यूनिट 1 में पहले फर्स्ट आपका यूनिट 1 देखिए क्या क्या है। आपका यूनिट 1 में है क्या, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम। इसके बाद है डेयर ऑफ इवोल्यूशन, ये है चीजें 2 में। 3 में आपका है बायोमोलिकुल्स पढ़ना है, बायोमोलिकुल्स में ये सारी चीज पढ़ना है। और 4 में आपको पढ़ना है ब्राइफ इंट्रोडक्शन टू इंडोरिक ग्लैंड्स, ये चीज पढ़ना है आपका। टाइप्स पढ़ना है, लोकेशन पढ़ना है, एंड सिक्रेशन पढ़ना है। ये सारा चीज पढ़ना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले ये पूरा आपका ये इसमें देखो, बात ये है कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबी हो, क्योंकि आपका इसमें सब यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सॉरी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 चैप्टर तक यूनिट 1 का जो 4 चैप्टर आपको पढ़ना है इसी वीडियो में कवर है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आशा करते हैं स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सब है इसी में एक वीडियो में कवर है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो पेशेंस रखिए, या वीडियो आप थोड़ा हाई स्पीड में भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका, यूनिट 1 का। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका वहां पर ही यूनिट 1 है था क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ जोलॉजी, मतलब इसका परिचय जानना है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन लाए हैं, इसमें से लॉन्ग है, आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप भी बताएंगे, एमसीक्यू टाइप। तो देखिए पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जोलॉजी सब्जेक्ट है, तो ये जानना जरूरी है कि जोलॉजी मतलब क्या होता है। जोलॉजी मतलब क्या, तो जोलॉजी क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राणी शास्त्र। क्या है प्राणी शास्त्र, जोलॉजी मतलब होता है प्राणी शास्त्र, इस चीज को याद रखिए। तो क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी, तो आप लिख लीजिएगा जूलॉजी क्या है, प्राणी शास्त्र क्या है। तो देखिए क्या है उसका, प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं के संरचना, वर्गीकरण, जीवन चक्र और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जिस वो क्या है, एक क्या है, प्राणी विज्ञान जो है ना, वो एक ही क्या बोलता है, जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का एक शाखा है, ब्रांच है। जीव विज्ञान का एक शाखा ब्रांच है, जिसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, पशुओं के लिए, पशुओं का संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्गीकरण किसको किस वर्ग में रखा गया है, जीवन चक्र उसका क्या है, और व्यवहार उसका अध्ययन किया जाता है इसमें, किसमें, प्राणी शास्त्र में, जोलॉजी में। आशा करती ये चीज समझ में आ गया, ये कॉमन है, आप इस चीज को याद रखिए। इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगला है क्या है, आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा करता है कभी कभी जो है ना, स्कैमयू क्वेश्चन ओनली इंग्लिश में दे देता है, तो फिर आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ला के दिए हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन को दोनों देखिएगा आप लोग। हाँ, मानते हैं मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ लार लामार लामार्किज्म दोस्तों, वही बोले कि मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा कि मतलब क्या आता है। लामार्कवाद का प्रतिपादन किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, तो जीन
बैप्टिस लामार्क, यानी जीन बैप्टिस लामार्क। यह जो अंग्रेजी नाम है ना दोस्तों, ये उसका नाम ही खतरनाक होता है वैज्ञानिक का, जिसका उच्चारण भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं। और हाँ, इसको भी डाउनलोड आप लोग कर पाएंगे। हाँ, आगे आपको बताएंगे, इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड आगे अगर आप सही से एंट्री कर लेंगे तो इसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। क्या करेंगे तो आगे आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है, हु। और यही सब क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में फाइनल में मिलेगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। क्या है, हु प्रपोज द थियोरी ऑफ लामार्किज्म, तो देखिए है ना। अगला है आपका हु गिव द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने। इस चीज को याद रखिए, ये सब चीज आपका आएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अगला है व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, यानी जैव अणु क्या है, जैव अणु क्या है, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु क्या है। तो जैव अणु यहाँ देखिए, वे रासायनिक यौगिक जो जैविक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसको क्या बोलता है, जैव अणु कहा जाता है, बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। सिंपल, वे रासायनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव अणु। और उसमें से जैसे कि एग्जाम्पल है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ। तो आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है निम्न में से कौन सा जैव अणु है। तो अगर ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अगला है विच गैलेंस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूरिटी। क्या है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथ। तो ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, इसलिए तो उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत ही होती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है, विकास, इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, विकास, विकास क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट टाइप का 2 नंबर का, तो आप आराम से लिख लीजिएगा। 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा लिखने वाला, समय के साथ जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। सिंपल सी बात है, विकास क्या होता है, तो समय के साथ जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो ये वो वाला विकास नहीं जो रोड वाला विकास होता है या कुछ काम वाला विकास, ये वाला नहीं, क्योंकि हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीवों का है, तो इसीलिए जीवों का विकास ही वो क्रमिक विकास या क्रमिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। ये जियोलॉजी वाला है दोस्तों, वो रोड वाला विकास नहीं, सड़क वाला, घर वाला विकास वाला बात नहीं है। अगला है क्या है आपका, राइट शॉर्ट नोट एन एनिमल किंगडम, प्राणी जगत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, प्राणी जगत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपका क्या बोला यूनिट में यही चीज है, एनिमल किंगडम है, तो ये चीज आपको जानना पड़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए क्या है, एनिमल जगत क्या है, प्राणी जगत क्या है, एनिमल किंगडम क्या है। प्राणी जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक है परपोषी जीव शामिल होते हैं। ये चल फिर सकते हैं और भोजन स्वयं नहीं बनाते। इन्हें 2 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। सिंपल सी बात है, जो प्राणी जगत है, जो किंगडम क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम जो है, क्या बोल रहा है, वे एनिमल किंगडम जो प्राणी जगत में सभी कोशिकीय, जितना भी कोशिकीय है, बहुकोशिकीय होंगे। जितना भी जानवर है, जितना भी जंतु आते हैं उसमें प्राणी जगत में, वो क्या होता है, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय। फर्स्ट बात ये याद रखिए कि बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे यूकेरियोटिक हुआ, परपोषी और परपोषी जीव शामिल होते हैं। ये चल फिर सकते हैं और भोजन स्वयं नहीं बनाते, मतलब चल तो सकता है लेकिन स्वयं खुद भोजन नहीं बना सकता। इन्हें 2 प्रमुख समूह में बांटा जाता है। तो कौन कौन सा 2 प्रमुख समूह है, यहाँ देखिए। फर्स्ट है आपका अकशेरुकी, अकशेरुकी जिनमें रीढ़ नहीं होती, जैसे कीड़े और कीट, इसमें रीढ़ नहीं पाया जाता, इसे अक्स 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 अक्सेरुकी, अक्सेरुकी, अक्सेरुकी में इसको बांटा गया है। आपका है कसेरुकी, कसेरुकी में क्या है, जिनमें रीढ़ होती है, जैसे मछली, पक्षी और स्तनधारी, इसमें रीढ़ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कसेरुकी। तो ये चीज आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है आपका जूलॉजी, जूलॉजी क्या है, यही क्वेश्चन आपका क्या किसमें है, शॉर्ट में आया तो उस तरह लिखिएगा, और अगर आपका 5 नंबर में क्वेश्चन लॉन्ग आए तो थोड़ा आपको लॉन्ग लिखना ही पड़ता है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन कम से कम 1 पेज तो लिखना ही है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लॉन्ग लिखिएगा। क्या है, प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पशुओं के जीवन संरचना, विकास तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारियों तक सभी पशु आते हैं। प्राणी शास्त्र हमें यह समझाने में मदद करता है कि जीव कैसे रहते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और वातावरण के साथ कैसे अनुकूलन करते हैं। आज के समय में चिकित्सा, कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण में प्राणी शास्त्र का बहुत महत्व है। तो ये चीज है, अगर आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आए कि जीव शास्त्र क्या है, प्राणी शास्त्र क्या है, तो आप लॉन्ग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह है आपका जूलॉजी, लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो। आगा है, अगले है आपका एनिमल किंगडम, यानी प्राणी जगत क्या है, ये भी लॉन्ग में आए तो आप लोग लिख लीजिएगा।
प्राणी जगत में सभी कोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय तथा परपोषी जीव शामिल होते हैं। प्राणी जगत में ये सारे बहुकोशिकीय पहले बता चुके हैं और परपोषी जीव शामिल होते हैं। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा गति करने की क्षमता रखते हैं। प्राणी जगत को अकशेरुकी तथा या आप बोल सकते हैं और कोई बात नहीं, अकशेरुकी और कशेरुकी दो भागों में बांटा गया है। अकशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जबकि कशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या रीढ़ पाई जाती है। मनुष्य भी प्राणी जगत का ही सदस्य है। जो हम लोग इंसान है, ह्यूमन है, मनुष्य है, वो भी प्राणी जगत में ही आता है। क्या हम लोग का किस में आएंगे? हम लोग कशेरुकी में आएंगे, क्योंकि हम लोग का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, इसलिए। अगला है क्या है आपका लमार्कवाद क्या है? लमार्किज्म क्या है? लमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया है? वो तो आप पहले बताएं किसने दिया है। बैप्टिस्ट, नाम ही खतरनाक है दोस्तों, देख सकते हैं अंग्रेजी नाम है ना, बैप्टिस्ट लामार्क द्वारा दिया गया है। लामार्कवाद क्या है? लामार्कवाद सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट लामार्क द्वारा दिया गया है। अनेक उनके अनुसार जीव यहां लिखा गया दोस्तों, उनके अनुसार जीव अपने जीवन काल में जो गुण प्राप्त करते हैं वही गुण अगली पीढ़ी में चली जाती है। उन्होंने बताया कि किसी अंग का अधिक उपयोग उसे मजबूत बनाता है और अनुपयोग से वह कमजोर हो जाता है। जिराफ की लंबी गर्दन को उन्होंने इसका उदाहरण माना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जिराफ का जो उदाहरण दिया है ना, तो ये चीज याद रखिए कि आपका ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ये किसका उदाहरण है? लमार्कवाद का। किसका? लमार्कवाद का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? जिराफ की लंबी गर्दन को, जिराफ की लंबी गर्दन, वो किसका उदाहरण होगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, लमार्कवाद का उदाहरण है। अगला आपका डार्विनिकवाद क्या है? डार्विनिकवाद क्या है? डार्विनिकवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये जो वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना जरूरी है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में केवल वही जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल पाते हैं। इसे योग्यात्मक की उत्तरजीविता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? योग्यात्मक की उत्तरजीविता कहते हैं। कमजोर जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जबकि मजबूत जीव आगे बढ़ते हैं। इसी प्रयोग को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। इसी प्रयोग को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, प्राकृतिक चयन किसने दिया है? तो डार्विनिकवाद का देन है, यह डार्विनिकवाद का है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो इस चीज को याद रखिए, यह ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगला है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? जैव अणु क्या है? जैव अणु वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल है। क्या क्या शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शामिल है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक करता है तथा वसा ऊर्जा को संग्रहित करता है। ये सभी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्या प्रोटीन क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है और वसा क्या करता है। इसीलिए ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी यही आएगा और ये आप आराम से लिख पाएंगे। अगला है आपका प्राणी जगत का विस्तृत से वर्णन करें। प्राणी जगत का विस्तृत से वर्णन करना है। प्राणी जगत जीवों का एक अत्यंत विशाल समूह है। प्राणी जगत क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितना 15 नंबर का, आराम से लिख लीजिएगा। तो क्या है? प्राणी जगत जीवों का एक अत्यंत विशाल समूह है जिसमें सभी प्रकार के पशु सम्मिलित होते हैं। यह जीव बहुकोशिकीय। तो ये क्वेश्चन अगर आप 15 नंबर में आता है तो आप आराम से लिख लीजिएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्राणी जगत जीवों का एक अत्यंत विशाल समूह है जिसमें सभी प्रकार के पशु सम्मिलित होते हैं। ये जीव बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक तथा परपोषी होते हैं। प्राणी स्वयं भोजन नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तथा ये सक्रिय गति करने में सक्षम होते हैं। मतलब यह गति कर सकता है, मूव कर सकता है। अधिकांश प्राणी लैंगिक प्रजनन करते हैं जिसमें नए संतति उत्पन्न होती है। नए संतति, लैंगिक जनन तो समझ में आ रहा है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ा है 10th क्लास में, सिंपल सी बात है, बायोलॉजी तो पढ़ा ही होगा। तो लैंगिक जनन है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से दो बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले क्या है? अकशेरुकी तथा दूसरा है कशेरुकी। अकशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे स्पेंज, कीड़े और कीट। कशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मछली हुआ, उभयचर हुआ,
और सरीसृप हुआ, सरीसृप मतलब कहे जाए तो वो सांप जो रेंगने वाला है ना, उसी को बोला जाता है। पक्षी तथा स्तनधारी, स्तनधारी में जैसे इंसान पे आता है, और क्या कहा जाए, ये जो जानवर सब है ना जमीन में चलने वाला, उसको कहा जाता है स्तनधारी। मनुष्य स्तनधारी वर्ग का सदस्य है, जैसे हम लोग चलते हैं स्तनधारी जमीन पर, तो इसलिए हम लोग को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। और सबसे अधिक विकसित प्राणी माना जाता है, और इंसान को, मनुष्य को ही सबसे अधिक विकसित प्राणी माना जाता है, इसकी सबको कंट्रोल करता है। लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको लॉन्ग लिखना ही पड़ेगा। प्राणी जगत पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राणी जगत। अनेक पशु मानव के लिए भोजन, दूध, ऊन, चमड़ा तथा औषधियों का स्रोत है। कृषि कार्यों में पशुओं का उपयोग होता है तथा वैज्ञानिक संशोधनों में भी पशुओं की सहायता ली जाती है। इसके अतिरिक्त कई पशु पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखते हैं। तो इंसान जो है ना, जानवर को हर तरह से यूज करता है। मतलब देख सकते हैं यहाँ दूध है, जो चमड़ी है, मीट है, औषधि है, और जो वैज्ञानिक है उसको अनुसंधान के लिए यूज करते हैं। मतलब इंसान ही है, सबको सब तरीके से यूज करता है। वही बात है, इसीलिए सब डेवलप माना जाता है, सबसे ज्यादा डेवलप इंसान है प्राणी जगत में। आज के आधुनिक युग में प्राणी शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसमें जैव विविधता, संरक्षण, चिकित्सा विज्ञान तथा पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार प्राणी जगत मानव जीवन का विभिन्न अंग है, और इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है, जब इंसान ही नहीं तो फिर, है ना। अगला है आपका लामार्कवाद एवं डार्विनिकवाद का व्याख्या करें। तो हो सकता है दोस्तों आपका यहाँ पर ऐसा आ सकता है, इसका डिफरेंस पूछा जाएगा। लामार्कवाद एवं डार्विनिकवाद की यहाँ पर व्याख्या है, तो आपको वहां पर क्वेश्चन आ सकता है अंतर बतावें। तो इनमें और इनमें से जो अंतर है आपको वो बताना है। पहले आप ये दोनों चीज को समझ जाएंगे तो अंतर भी आप खुद से आराम से लिख लेंगे। तो देखिए पहले क्या है लामार्कवाद। लामार्कवाद एक सैद्धांतिक जीन बैप्टिस्ट लामार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार जीव अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित करते हैं, वही गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो गुण उसका मतलब खुद के अंदर है, वही दूसरा अपना जनरेशन जो भी होगा, बच्चे पैदा होगा, वही गुण उन पे ट्रांसफर होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि किसी अंग का अधिक उपयोग उसे विकसित करता है। अगर किसी भी पार्ट, कोई भी अंग उसका ज्यादा भी यूज करता है, ज्यादा उस काम से, उस अंग से काम करता है, तो वो ज्यादा विकसित होगा। और जबकि अनुपयोग से वह कमजोर हो जाता है, और जो जिस पार्ट उसका उपयोग नहीं करता है, वो धीरे धीरे कमजोर होगा, विलुप्त होगा। उदाहरण स्वरूप जिराफ की गर्दन प्रारंभ से छोटी थी, परंतु ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के प्रयास में गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई, और यह गुण अगली पीढ़ियों में चला गया। जो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी जिराफ है उसका गर्दन जो है ना लंबा है, तो कहा जाता है, इसके लामार्कवाद के अनुसार कहा गया है कि मतलब ये इसका जो गर्दन है उसका छोटा था, तो धीरे धीरे इसका विकसित हो गया है। अगला है आपका डार्विनिकवाद। तो क्या है, आप डिफरेंस में वही लिखिएगा। तो ध्यान से देखिए डार्विनवाद क्या है। डार्विनिकवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जीवों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। केवल वही जीव जीवित रह पाते हैं जो वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल पाते हैं। इसे योग्यात्मक की उत्तरजीविता कहा जाता है। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन का नाम दिया। कमजोर जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जबकि मजबूत जीव आगे बढ़ते हैं। यह है इसका, आप डिफरेंस लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका डिफरेंस भी आ सकता है, तो यही चीज लिखिए। तो अगर इंपॉर्टेंस मेन डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस आपको नंबर 1 में लिखना पड़ेगा। इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस क्वेश्चन आए तो ऐसा लिखिएगा, मुख्य अंतर क्या। दोनों सिद्धांतों में मुख्य अंतर यह है, क्या है, लामार्क अर्जित गुणों की वंशगति पर विकसित करते थे, ये इसका है, लामार्क का है। जबकि डार्विनिक प्रकृति चयन को विकास का आधार मानते थे। आधुनिक विज्ञान डार्विनिक के सिद्धांत को अधिक स्वीकार करता है, क्योंकि यह प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है, जो थ्योरी पर आधारित है, प्रैक्टिकली थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली पर किसका आधार पर आधारित है, डार्विनिक का। तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मेन अंतर अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए तो आप ये चीज डिफरेंस लिख दीजिएगा। हाँ, डिफरेंस में ये चीज भी लिखिए ऊपर वाला, क्योंकि ये 5 नंबर में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो आप डिफरेंस लिख दीजिएगा अंतर। हालांकि इसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, पासवर्ड लगेगा, तो पासवर्ड आगे तो बताएंगे आपको। आगे है आपका क्या, जैव अणुओं का विस्तृत से वर्णन करें। डिस्क्राइब बायोमोलिक्यूल इन डिटेल्स, यानी बायोमोलिक्यूल का डिटेल्स विस्तार से बताना है।
जैव अणु वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जीवन क्रियाओं को संचालित करते हैं। यह अणु शरीर की संरचना बनाने, ऊर्जा प्रदान करने तथा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। प्रमुख जैव अणुओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल है। प्रमुख रूप से बात करा है, कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। यह चावल, गेहूं, आलू तथा फल में पाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे पाया जाता है, तो चावल से, गेहूं से, आलू से तथा फल से पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि उत्तकों की मरम्मत तथा एंजाइम निर्माण में सहायक होता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो प्रोटीन है किसके लिए काम करता है, इससे क्या फायदा बेनिफिट्स होता है। तो उत्तकों की मरम्मत करता है, वृद्धि के लिए होता है, और एंजाइम का निर्माण करता है। निर्माण करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है, दाल है, अंडा, दाल, दूध, अंडा और मांस है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, तो क्या सॉरी प्रोटीन किससे मिलता है, मुख्य स्रोत मतलब प्रोटीन किससे हमें प्राप्त होता है, तो अंडा से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त है, मांस से, इस सब से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। और ज्यादा यहाँ पर इधर दाल है, इससे हमें प्राप्त होता है। वसा ऊर्जा का भंडारण करती है तथा शरीर को ठंड से बचाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको, ठंड से कौन सा विटामिन, कौन सा आपका क्या करता है, रक्षा करता है, तो ठंड से बचाता है, तो वसा, इस चीज को भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। यह घी, तिल और मक्खन में पाई जाती है। वसा किसमें, घी और तिल, मक्खन में पाया जाता है। जैव अणुओं के बिना जीवन संभव नहीं है। ये शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं। इसलिए जैव अणुओं को जीवन का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। इसलिए जैव अणु को, बायोमोलिक्यूल को क्या कहता है, जीवन का आधार स्तंभ, पिलर भी कहा जाता है। अगला है आपका श्रव्य ग्रंथियों का विस्तृत से वर्णन करें। डिस्क्राइब एंड, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा इंग्लिश कमजोर है, तो आप लोग खुद इंग्लिश पढ़ लीजिए। आगे है अतस, इसका क्या है, तो इसका अगर सब क्वेश्चन पढ़ाते बताते जाए तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। अच्छा, एक ही तो क्वेश्चन बचा था, चलो बता देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथियों होती है जो हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में करती है। ये हार्मोन शरीर की विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। पेट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये चीज आपका ऑब्जेक्टिव में वहां भी फर्स्ट में बना था, क्या, पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है। एड्रेनल ग्रंथि तनाव की स्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और आपका है क्या, पेनक्रियाज, पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन का स्राव कर रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों शरीर की वृद्धि, विकास, प्रजनन तथा आंतरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है निभाती है। हार्मोन की कमी या अधिकता से कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इन ग्रंथियों का संतुलन कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। अगर लॉन्ग टाइप आता है तो आप ऊपर वाला जो लॉन्ग टाइप है उसको देख लीजिएगा आराम से। अगर शॉर्ट टाइप यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आता है तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देखिए ध्यान से, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लाए हैं, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव। यहाँ देखो, जियोलॉजी किसका अध्ययन करता है, ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू होता है। जियोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो जियोलॉजी आपका पशुओं का अध्ययन करता है। किसका, पशुओं का अध्ययन करता है, पशुओं का अध्ययन करता है आपका जियोलॉजी। तो ये चीज याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, प्राणी शास्त्र किस विज्ञान की शाखा है। प्राणी शास्त्र किस विज्ञान की शाखा है, तो किस विज्ञान की शाखा है, वो जीव विज्ञान। किस विज्ञान का है, जीव विज्ञान का है। पहले देख चुके हैं वहां पर, जीव विज्ञान के अंडर में था, जीव विज्ञान का शाखा का, ब्रांच का है। आगे है आपका, एनिमल किंगडम के जीव कैसे होते हैं। एनिमल किंगडम के जीव कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। अगला है, लामार्किज्म किसने दिया है। लामार्किज्म किसने दिया है, लामार्क ने दिया है। लामार्क ने दिया है, सी नंबर सही है, लामार्क ने दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आप ऑब्जेक्टिव भी आराम से सही कर पाए, इसलिए ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। अगला है आपका, डार्विनिक किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पहले पढ़ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। बात है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी वही से बनेगा, तो आप आराम से भी सही कर पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से, ध्यान से पढ़ने पर। तो किसने दिया है, डार्विनिक सिद्धांत किसने दिया है,
सॉरी किस क्या है, डार्विनिक किस सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर आधारित है, प्राकृतिक चयन पर, प्राकृतिक चयन पर आधारित है। अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता किस सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत पर संबंधित, डार्विनिक से संबंधित है। अगला है जिराफ की लंबी गर्दन किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो पहले आपको बता चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप सही कर देंगे। तो लामार्किज्म का है, लामार्कवाद का है। आपका है बायोमोलिकुल्स में कौन शामिल नहीं होते, बायोमोलिकुल्स में कौन सा शामिल नहीं होता है, और क्या ऑक्सीजन, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, फैट भी और कार्बोहाइड्रेट भी देखे हैं बायोमोलिकुल्स में पाया जाता है प्रमुख रूप से, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला है आपका शरीर निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी है, शरीर निर्माण में मुख्य भूमिका प्रोटीन का होता है, बी प्रोटीन का होता है। आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आगे आपको पासवर्ड बताएंगे, डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेंगे आप इसको। अगला है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर सही है। अगला है आपका फैट का मुख्य कार्य क्या होता है, फैट का मुख्य कार्य ऊपर में भी बता चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ऊर्जा संचय करना होता है। क्या ऊर्जा संचय करना होता है मुख्य कार्य फैट का। अगला है आपका एंडोर्मिक ग्लैंड्स क्या स्राव करता है, क्या स्राव करता है, हार्मोन। पहले भी ऑब्जेक्ट वही दोस्तों, आप वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आप क्लियर हो जाएगा। तो हार्मोन ये रिलीज करता है। मास्टर ग्लैंड मैंने मास्टर ग्रंथि कौन सी है, इसमें से मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पहले बोलते, पिट्यूटरी जो है आपका मास्टर ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि ग्रंथि किसे नियंत्रित करता है, किसे नियंत्रित करता है, चयापचय, चयापचय नियंत्रित करता है। तो मेन बात मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद है इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, पेनक्रियास से, पेनक्रियास से आपका निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन। एनिमल सेल में क्या नहीं होता, एनिमल सेल में आपका सेल भित्ति नहीं होता है, किसको बोलते हैं, सेल वॉल, किसको इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो उसमें एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगला है आपका वेटरब्रेट्स में क्या पाया जाता है, वेटरब्रेट्स में क्या पाया जाता है, आपका बैकबोन, बैकबोन पाया जाता है, बैकबोन। वही स्तनधारी में क्या पाया जाता है कहने का मतलब है, तो आपका बैकबोन पाया जाता है। स्तनधारी जो प्राणी है, जो हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग में बैकबोन है, मतलब रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन पाया जाता है। और इनवेटर, मेरा इंग्लिश कमजोर है दोस्तों, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इनवेटरेबल्स में क्या नहीं होता, तो क्या नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होता, जो मतलब कहा जाए जो स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी नहीं है उसमें क्या नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होता, बैकबोन नहीं होता है। अगला है मनुष्य किस वर्ग में आता है, तो मनुष्य किस में आता है, मेमेलिया, किस में आता है, मेमेलिया में। मनुष्य किस में, मेमेलिया में आता है। अगला है कौन सा कशेरुकी है, कौन सा कशेरुकी, कशेरुकी कौन सी है, तो इसमें देखिए पहले कशेरुकी में आपको क्या बोले थे, कशेरुकी मतलब जिसका रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी उसको कशेरुकी, रीढ़ का जो हड्डी है ना बैकबोन, उसको बोलते हैं कशेरुकी। तो कशेरुकी इसमें कौन सा है, मछली, मछली उसका रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, तो ये आएगा आपका कशेरुकी, ये है मछली है। अगला है आपका इवोल्यूशन का अर्थ, इवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, इवोल्यूशन का क्रमिक परिवर्तन को इवोल्यूशन कहते हैं। अगला है आपका डार्विन की पुस्तक का नाम है, डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है डार्विन की पुस्तक का नाम। प्राणी जगत के जीव होते हैं, प्राणी जगत के जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ये तो पहले ऊपर में पढ़ चुके हैं लॉन्ग टाइप में, तो बहुकोशिकीय होते हैं। कौन जैव अणु नहीं है, कौन जैव अणु नहीं है, तो कौन जैव अणु नहीं है, पहले बता चुका है, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, शुगर, हाँ शुगर, ये जो है ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वही बात है, उसमें जो प्रमुख क्या है, जैव अणु का प्रमुख प्रमुख घटक जो है, तो इसमें क्या आपका नहीं है, स्टोन नहीं है, स्टोन पत्थर, आपका सही क्या होगा, स्टोन माने पत्थर। अगला है आपका एंडोनोमिक ग्लैंड्स हार्मोन कहां छोड़ती है, तो कहां छोड़ती है, रक्त में छोड़ती है, रक्त में ये छोड़ती है। अगला है आपका एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड किस समय सक्रिय होता है, किस समय सक्रिय होता है, तो तनाव में ये सक्रिय होता है, तनाव में। आपका है लामार्क का सिद्धांत आधारित है, लामार्क का सिद्धांत किस पर आधारित है, अर्जित गुण पर, अर्जित गुण पर आधारित है लामार्क का सिद्धांत। अगला है डार्विन के अनुसार विकास होता है, डार्विन के अनुसार विकास कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। अगला है कौन जैव
जैव अणु ठंड से बचाता है कौन? जैव अणु जो है बायोमोलिक्यूल कौन बचाता है, क्या बचाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग में या टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो समझिए ये जैव अणु जो है ना ठंड से बचाता है, फैट है आपका, फैट है, क्या है? फैट, जिसको हम लोग बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? वसा। तो ये चीज है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए वसा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया है। तो ध्यान देखिए कि कौन सा जो अणु हमें ठंडा से बचाता है, जैव अणु बचाता है, वो वसा है, फैट, फैट। तो आप याद रखिए इस चीज को। अगला है जूलॉजी का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में होता है। बायो जूलॉजी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है। ये जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी देखिए। अगर बाय चांस ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ऑब्जेक्टिव यही से आएगा दोस्तों, आपका बाहर से नहीं आएगा। बस इसको देख लीजिए, आप आराम से सही कर लेंगे। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर वाला देख लीजिएगा। अगर आपको लगा कि वीडियो लंबी है और अगर स्लो बोल रहे हैं तो आप थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वीडियो के अंदर जो आपको पासवर्ड बोले हैं वीडियो के बीच में, तो पासवर्ड आप एंट्री कीजिएगा। आप इसको आराम से एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड करके भी खोल पाएंगे। तो आप ये कर लेंगे। आशा करते समझ में आया होगा। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये जो पार्ट क्या था, यूनिट 1 था। अगला वीडियो में यूनिट आपका क्या आएगा, यूनिट 2 है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कवर है। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल वाला सिलेक्ट है नोटिफिकेशन, ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आराम से आप इसको देख पाए। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। मेरा इंग्लिश कमजोर है दोस्तों, हो सकता है मैं इंग्लिश थोड़ा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह दूसरा वीडियो में, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।